आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, कैसे आप जानेंगे कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, तथा हम डिटेल से समझेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस कंडीशन में ए जीरो हो सकता है, ए जीरो होने पे क्या आपको मिलेगा, ए जीरो नहीं है तो उस समय क्या होगा, बी या सी जीरो होते हैं तो क्या कंडीशन होगी, अगर जीरो नहीं होते तो क्या कंडीशन होगी, तथा यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी लेने वाले हैं उस केस में जब a बराबर आपका 1 होगा और उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे, तथा हम समझेंगे इसके मूल क्या होते हैं और मूल को कैसे आप रखने पर समीकरण के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपके मूल सही हैं या गलत। तो आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉलेज या स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं और वहां पे उनको बीजगणित के अंदर द्विघात समीकरण के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज हम डिटेल से समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है और इस पे आधारित एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है और इसकी व्यापक समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें समीकरण, समीकरण का मतलब होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स आते हैं, कुछ कांस्टेंट आते हैं जो कि प्लस माइनस से आपस में ऐड होते हैं और जिनके बराबर में कुछ भी जीरो लिखा होता है उन्हें हम समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें समीकरण के लिए, जैसे कि लिखा हो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इस प्रकार से लिखा हो तो ये क्या होता है, एक समीकरण होती है। इसी प्रकार से अगर लिखा हो मान लो x लिखा है प्लस का y बराबर 0 लिखा है, ए भी क्या है, एक प्रकार से समीकरण है। तो ये सभी चीजें क्या होती है समीकरण। जब भी आपको इस प्रकार के कोई भी एक्सप्रेशन लिखे दिख जाएंगे वो क्या होते हैं, समीकरण होते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि द्विघात का मतलब क्या होता है। द्वि का मतलब मीनिंग होता है दो और घात का मतलब होता है जिसके ऊपर घात दो लगी हो। तो घात क्या होती है और आधार क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आधार क्या होता है। आधार था जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और घात का मतलब क्या होता है, पावर कहते हैं जिसको। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल से लिखते हैं कुछ चीजों को, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 5 लिखा है, इसके ऊपर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो यहाँ पे आपका ये जो 5 होता है ये आपका क्या होता है, आधार होता है। यहाँ पे जो 2 होता है ये इसकी क्या होती है, घात होती है। ऐसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जैसे कि मान लो x लिखा है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने कुछ 3 लिख दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो 3 होगा ये क्या होगी, इसकी घात होगी और ये क्या होगा, इसका आधार होगा। तो यहाँ पे जब किसी के ऊपर 2 घात लगती है तो उसे हम द्विघात कहते हैं। तो ऐसे समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वह क्या कहलाती है, समीकरण। अर्थात यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि एक प्रकार से ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात आप देख सकते हैं कितनी दी गई है, 2 दी गई, इसलिए ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। और इसकी बात करें तो ये द्विघात समीकरण आपकी नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतम घात 1 होती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि द्विघात समीकरण के क्या और भी रूप होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, इस प्रकार से अगर कुछ भी लिखा है तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। यहीं पे थोड़ा सा अगर हम बात करें, जैसे आपको मान लो इस प्रकार से लिखा हो 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का y या x, इस प्रकार से कुछ भी लिखा हो तो ये, या यहाँ पे मान लो कोई कांस्टेंट लिखा हो, मान लिया 6 लिखा है, तो भी ये क्या एक द्विघात समीकरण है। या आपको इस प्रकार से भी लिखा दिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर 0, ये भी क्या एक द्विघात समीकरण है। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। या इस प्रकार से आपको कहीं लिख दिया जाए 1/x प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं 1/x प्लस x/2 बराबर 0, ये भी क्या है, एक प्रकार से द्विघात समीकरण है। तो ये सभी देख सकते हैं आप द्विघात समीकरण है। इसके कुछ और भी फॉर्म है, जैसे कि मान लो x और y लिखा है प्लस का z
बराबर 0। ये देखा जाए तो ये भी एक प्रकार से द्विघात समीकरण है, लेकिन अभी आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पद में अधिकतम घात कितनी है, तो वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे x की घात कितनी होगी 1, y की घात कितनी होगी 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात इस टर्म की जो होती है, अर्थात इस पद की घात कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे जब भी किसी समीकरण में एक पद की घात अगर 2 है, अधिकतम घात 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा ये जितने भी आपको रूप दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, आपके द्विघात समीकरण के रूप दिखाई दे रहे हैं। यहीं पे हम कुछ और भी बात करते हैं जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, जैसे कि इधर ही चार्ट यहां पे बना देते हैं। इस चार्ट में मान लिया हमने लिख दिया होता x³ प्लस का x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। यहां पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि इसमें घात तो अधिकतम आपको एक अर्थात 2 वाला घात का पद तो दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए यहां पे इसको हम क्या करते हैं, कट लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारे द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। वहीं पे हम थोड़ा सा और भी लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लो इस प्रकार से लिखा हो x³ प्लस का 5x, तो इस प्रकार से अगर लिखा है यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो ये भी ये क्या है आपका द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे समीकरण देखने को मिलेंगे। तो आपको वो समीकरण देखना है जिसमें अधिकतम घात उसकी क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपकी द्विघात समीकरण हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी एक आपकी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। अभी तक तो हमने समझ लिया बेसिक द्विघात समीकरण क्या होती है और इसका क्या फॉर्म होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं व्यापक रूप इसका क्या होता है, अर्थात इसकी जनरल फॉर्म किस प्रकार से होती है, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। व्यापक रूप, तो व्यापक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम थोड़ा सा इधर से हाईलाइट कर देते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस प्रकार से लिखी होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं a, b और c क्या है, कोई भी क्या है इंटीजर या कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक, कांस्टेंट या इंटीजर हो सकते हैं। और यहाँ पे x² और कामा x क्या है, कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे वेरिएबल होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी घात अधिकतम 2 है, तो इसलिए क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट आपकी क्या कहती है कि अगर आपका a बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता है, क्या है, a बराबर आपका 0 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 होने का मतलब है कि ये वाला पद 0 हो जाएगा। ये जब पद 0 हो जाएगा, इफ अर्थात a बराबर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे bx प्लस c बराबर 0 बचेगा, जो कि आपकी क्या है द्विघात समीकरण ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस रूप में बचेगा। और यहाँ पे घात कितनी है इसकी 1 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। अर्थात केस फर्स्ट में अगर a बराबर 0 है तो आपकी वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, कोई एक सिंगल घात की होगी। इसके बाद केस यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेकंड पे। केस सेकंड क्या कहती है, अगर आपका a बराबर 0 नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन यहां पे a बराबर 0 नहीं है, अगर हम इसको a बराबर 0 कर देते हैं, इसको एक सेकंड देख लेना है, अगर a बराबर 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो इसलिए आपका कभी भी a बराबर 0 नहीं हो सकता। अब यहां पे देखो, जब a बराबर 0 नहीं है लेकिन मान लो b बराबर 0 हो, तो अगर b बराबर 0 होगा तो उस समय क्या आपका बन के आ जाएगा, ax² प्लस का c बनेगा, जो कि एक द्विघात समीकरण है। वहीं पे केस इसी में अगर हम बात करें थर्ड केस की, क्या आपकी बनती है, केस थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। केस थर्ड में क्या कहता है, a बराबर तो आपका 0 होगा ही नहीं होगा। मान लो आपका b बराबर भी क्या है 0 नहीं है, लेकिन c बराबर 0 है, तो इसमें कंडीशंस क्या आपकी बन जाएगी, एक यहाँ पे समीकरण आप देखेंगे केवल c वाला पार्ट 0, तो अर्थात क्या हो जाएगा आपका ax² प्लस का bx बराबर 0, इस प्रकार से बन के आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे केस अगर हम थर्ड के बाद फोर्थ की बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि a बराबर तो 0 आपका नहीं होगा, लेकिन b भी 0 है और c भी 0 है, तो यहाँ पे आपका बन के आ जाएगा ax² बराबर 0, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, ये भी क्या है आपकी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है, ये भी क्या आपकी द्विघात समीकरण है। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो सकती है, जब आपका C0 है तो इस कंडीशंस में क्या आपका बन के आएगा समीकरण, यहाँ पे अगर हम कुछ लिख देते हैं तो यहाँ पे आ जाए जैसे 5x स्क्वायर प्लस का 6x, ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। ऐसे ही 4x स्क्वायर प्लस का 9x बराबर 0, ये भी क्या है एक आपकी द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे अगर लास्ट केस में अगर हम बात करते हैं जिसमें क्या है ए बी भी 0 है और सी भी 0 है, तो आपका क्या बन के आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 0 हो सकता है, 6x स्क्वायर बराबर 0 हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भी आपके सभी क्या द्विघात समीकरण है। तो अर्थात ये जो आपका होता है ये व्यापक समीकरण होता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया द्विघात समीकरण क्या होती है और इसका व्यापक रूप क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं समीकरण के मूल क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, मूल कहें चाहे इनको हम हल कहें, चाहे इसको हम क्या कहें शून्य कहें, या इनको हम रूट कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है रूट। ठीक, तो ये इतने इसके नेम होते हैं, मूल है, हल है, शून्य है, रूट है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन सभी में एक ही कार्य करना है। तो अब यहां पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होगा। ए एक्स स्क्वायर लिखा था प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहां पे आप देखेंगे इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो जिस समीकरण की जितनी ज्यादा घातें होती हैं उसके उतने ही रूट होते हैं। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है तो इसके अधिकतम 2 रूट होंगे। अगर कोई त्रिघात समीकरण है जैसे कि यहां पे मैंने लिखा था, इसके अधिकतम रूट कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। ऐसे अगर कोई लीनियर समीकरण है जैसे कि मैंने अभी यहां पे लिखा था एक समीकरण, आप देख सकते हैं ये वाली समीकरण, यहाँ पे इस टाइप की कोई भी समीकरण हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम लिख देते हैं जैसे कि मान लो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इस प्रकार की कोई भी समीकरण है तो इसके रूट क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये रूट तो हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि रूट होते एक्चुअल में क्या है। तो रूट का मतलब यह होता है कुछ ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके, अर्थात उनको इस बाएं पक्ष में रखने पे दायां पक्ष आ जाए तो वो उसके क्या होते हैं, रूट कहलाते हैं। जैसे कि तो यहां पे अभी हम समझ लेते हैं कि इसके 2 रूट होंगे, एक सपोज कर लो अल्फा होगा तो दूसरा होगा बीटा। ये इसके 2 रूट हो सकते हैं। अब रूट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते, रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। इसके लिए एक विविधता रूल होता है, उस पर हम डिटेल से अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है जिसका व्यापक रूप हो सकता है। इसी में कभी कभी इसके रूट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं जिसपे भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी यहां तक हम आ चुके हैं। अब हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो होता है रूट को आप फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, तो इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्लियर करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से रूट होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हम केस लेते हैं फर्स्ट टाइप की। क्या करते हैं, केस लेते हैं फर्स्ट टाइप की, जिसमें क्या होता है आपका a बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वैसे तो आप चाहे तो a बराबर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे a बराबर 1 की कंडीशंस को लेते हैं और एग्जांपल में यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। ये हमने एग्जांपल में ले लिया है। अब यहाँ पे देखो इस समीकरण की व्यापक समीकरण से अगर आप तुलना करेंगे तो क्या करना है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान से समझना है। a बराबर क्या प्राप्त होता है, 1, b बराबर कितना प्राप्त होता है, 5, c बराबर कितना प्राप्त होता है, 6। बहुत अच्छे से यहां तक आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो यहां तक तो चीजें आ जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अब किया क्या जाता है, कैसे रूट निकाले जाते हैं। देखो जब भी कभी आपको द्विघात समीकरण हल करना हो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो a और c होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, a गुणे c। अर्थात यहाँ पे a और गुणे c करेंगे तो अर्थात 1 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखो क्या ध्यान देना है,
कि यहाँ पे कौन सा आपका निशान लगा है, प्लस का निशान लगा है कि माइनस का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो संख्या होती है बी, ये कितना लिखा, इसको ध्यान में देना है। और यहाँ पे जो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त हुआ है वो क्या आया है, जैसे कि 6 आया है। अब यहाँ पे देखो 6 को लिखने के ऐसे तरीके ढूंढो कि उनको गुणा करने पे तो 6 ही प्राप्त हो, लेकिन उनको ये प्लस का निशान लगा है, अर्थात उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पे आपको प्राप्त हो जाए कितना, 5। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 गुणे 1 लिखते हैं तो बराबर 6 आता है। अगर इस निशान को यहां से हम प्लस का है तो प्लस यहां पे लगा देते हैं, 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7, जो कि हमारे b के बराबर नहीं आता है, डज नॉट इक्वल टू b। तो इसलिए क्या है, ये गलत है, क्योंकि b हमारा 5 था जो कि आया नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, ये स्टेप ही हमारा गलत हो जाता है, यहां से यहां तक का ये गलत हो गया। चलो दूसरा स्टेप यहाँ पे हम फॉलो क्या करते हैं, आप इनसे लिखते हैं 3 गुणे 2 बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 3 + 2 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि हमारे क्या है, b के बराबर है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि पहले आपको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर करने के बाद फिर यहाँ पे a गुणे c से गुणा करना पड़ता है, गुणा करने के बाद ये कार्य यहां तक करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इस कंडीशंस को कैसे अप्लाई करते हैं समीकरण पे और कैसे हल करेंगे। बहुत आसान तरीका हल करने का। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो x² है इसको सेम ऐसे ही उतार लेना होता है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करना है। इधर थोड़ी सी हम लाइन खींच देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² प्लस का, ठीक। इसका देखो 5 के जगह पे आपको क्या लिखना है, 3 + 2 लिखना है। क्या लिखना होगा, 3 + 2 लिखना है x प्लस। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो 6 के जगह पे 3 गुणे तो लिख सकते हैं, अगर चाहें तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पे 6 ही लिख दूंगा बराबर 0। अब यहां से देखो क्या होगा, x²। अब ये ब्रैकेट खोलना होगा, ओपन करना होगा, और ब्रैकेट ओपन करना मैंने डिटेल से समझाया। देखो x का इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x का इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 6 को ऐसे ही लिख लेते हैं बराबर 0। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कैसे कॉमन लेंगे। कॉमन लेते समय हमेशा वो टर्म लेना है जो कि ब्रैकेट के अंदर समान आए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में क्या होता है, x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। और कॉमन लेना भी मैंने डिटेल से समझा दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद प्लस, यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा होगा, 6 के जगह पे आप देख सकते हैं क्या होगा, 3 गुणे 2, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आपका 2 बाहर निकल जाएगा। x प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बराबर 0। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये चीज देखेंगे, ये चीज क्या है, आपकी बराबर है, और ये हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर गलत आती है इसका मतलब आपने कहीं पर इसमें कोई प्रॉब्लम की है, इसलिए ये बराबर नहीं आ रहे हैं। अब ये बराबर जब आ जाते हैं तो आपको ये वाली चीजें पुनः कॉमन ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0 आ जाएगा। ये यहां तक चीजें आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, आप देखो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे दो चीजों का गुणनफल 0 के बराबर है, अर्थात दो संख्याएं हों अगर गुणे में 0 के बराबर हो, इसका मतलब वो दोनों चीजें या तो एक उसमें से कोई 0 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते नहीं 0 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो दोनों ही चीजें 0 के बराबर होंगी अलग अलग, अर्थात x + 3 भी बराबर 0 के होगा, तो अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ऐसे ही x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आंसर 2 आ जाते हैं, x बराबर -2 और x बराबर -3, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रूट आ चुके हैं। अब ये रूट होते हैं, अगर इन रूट को आप इसमें रखेंगे बाएं पर तरफ तो देखेंगे दाएं पक्ष ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि x बराबर अगर हम यहाँ पे -2 रखने पर, ठीक है, क्या रखते हैं, रखने पर किसमें, इस समीकरण में रख देते हैं, तो देखो x के जब 2 रखेंगे -2 तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5 गुणे माइनस का 2 प्लस का 6, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0, तो यहाँ से 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका 0 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज जो है आपको हल करने पे प्राप्त हो गई है, जो कि आपका ये दाएं पक्ष के क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से आप समीकरण को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ इसके और भी एडवांस कॉन्सेप्ट जो होंगे उनको कवर करेंगे, जहां पे हम देखेंगे अगर
आपका a बराबर 1 नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमने केस किया था a बराबर 1 है, जब a बराबर 1 नहीं होगा तो उस समय किस टाइप के समीकरण होंगे, उन समीकरण को आप कैसे हल करेंगे, उस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।